गुड इवनिंग। स्वागत है आपका द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल में। हम लोग अभी अपनी 2000 MCQ सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। 10-10 क्वेश्चन लेके आते हैं, उसमें डिटेल्स रहता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल द्वारा 2 कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। फर्स्ट कोर्स है हमारा IBPS AFO जिसकी फ़ीस है 3999। नेक्स्ट कोर्स है हमारा REHO एंड क्वालिटी कंट्रोलर, इसकी फ़ीस है 1999। तो ये जो हमारा क्वालिटी कंट्रोलर और RHEO वाला, ये बेसिकली मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो लोग इसकी कोचिंग द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल से ले सकते हैं। और आप द एग्रीकल्चर गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एवरी संडे क्विज़ भी होता है, तो आप वो क्विज़ शाम को 7 बजे फ्री क्विज़ है, वो भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और टेलीग्राम चैनल भी है द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल, तो वो भी आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उसमें मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखें, द ह्यूमिक सब्सटेंस हैविंग लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हमारा कौन सा सब्सटेंस है? ह्यूमिक सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो गया? हैविंग लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, लाइटेस्ट इन कलर, बहुत लाइट होगा किसमें? कलर में है। सॉल्युबल इन बोथ एसिड एंड एल्कली, सॉल्युबल किस में होगा? हमारा बोथ, ठीक है, एसिड में भी घुल जाएगा और एल्कली में भी हो जाएगा। एंड मोस्ट ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल अटैक आर ग्रुप्ड एज, ठीक है, ये थोड़ा एज यहाँ पे आ गया है। तो मोस्ट ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल अटैक आर ग्रुप, तो इन जो ऐसे ह्यूमिक सब्सटेंस है उसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे? कैसा सब्सटेंस हो गया हमारा? लो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, लाइट इन कलर हो गया, ठीक है, सॉल्युबल हमारा बोथ एसिड एंड एल्कली में हो गया, और मोस्ट ससेप्टेबल किसके लिए हो गया? माइक्रोबियल अटैक के लिए। तो ऐसा जो ह्यूमिक सब्सटेंस है उसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे? तो ऑप्शन है हमारे पास ह्यूमस, ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड या ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है ऐसे सब्सटेंस को हम रखेंगे फ्लोविक एसिडिक में, ठीक है। फ्लोविक एसिडिक में हम ऐसे सब्सटेंस जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लाइट इन कलर होता है, सॉल्युबल होता है बोथ एसिडिक एंड एल्कली में, और मोस्ट ससेप्टेबल किस में होता है? मोस्ट ससेप्टेबल होता है हमारा माइक्रोबियल अटैक में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोविक एसिड। अगर हम बात करते हैं थोड़ा ह्यूमिस और ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड की डेफिनेशन की बात करें कि वो चीज़ क्या है, तो अगर हम देखते हैं ह्यूमस, तो ह्यूमस क्या होता है? द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग आफ्टर द मेजर पोर्शन ऑफ एडेड रेसिड्यू हैव कंपोज्ड यूजुअली एमॉर्फस एंड डार्क इन कलर, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का फ्रिक्शन होगा, उसके बाद जो भी हमें मेजर पोर्शन मिलता है, जो भी रेसिड्यू बचता है, तो वो कैसा होगा हमारा? हैव कंपोज्ड यूजुअली एमॉर्फस होगा और डार्क इन कलर होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस। अगर हम बात करें ह्यूमिक एसिड की, ह्यूमिक एसिड की बात करते हैं तो ह्यूमिक एसिड हो जाएगा हमारा द मिक्सचर ऑफ डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो डार्क कलर के हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका मिक्सचर ऑफ इनडेफिनिट कंपोजिशन। जो कंपोजिशन होगा एक डेफिनिट कंपोजिशन नहीं होगा, जो कंपोजिशन होगा वो इनडेफिनिट होगा, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ इनडेफिनिट कंपोजिशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सॉयल with dilute alkali and precipitated by acidification, ठीक है। तो ये अपनी डिफिनेशन हो गई ह्यूमिक एसिड की। नेक्स्ट है अपना फ्लोविक एसिड, जो अपना आंसर था, ठीक है, फ्लोविक एसिड। तो फ्लोविक एसिड क्या होगा? इट इज़ यूजुअली रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसका मिक्सचर हो गया? अपना मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिमेनिंग सॉल्युबल, सॉल्युबल हमने बताया था जो एसिडिक और एल्कली दोनों में ही सॉल्युबल है, रिमेनिंग सॉल्युबल आफ्टर डाइल्यूट एल्कली सॉइल, एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन एसिडिफाइड, ठीक है। एसिडिफिकेशन जो प्रोसेस होगी उसके बाद जो भी अपनी जो सॉइल है वो सॉल्युबल होगी किसमें? एल्कली सॉइल में, ठीक है। एल्कली एल्कलाइन दोनों में ही सॉल्युबल है। अगर हम फ्लोविक एसिड की बात करें, इट हैज़ द लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ ऑल ह्यूमस क्लासेस, जितनी भी अपनी ह्यूमस क्लासेस है उसमें सबसे लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? अपना फ्लूविक एसिड का। ठीक है, फ्लूविक एसिड का सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी। चलिए, प्रीवियस जो भी क्लास हुई अपनी 5 क्लास हो चुकी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज एक बार करते रहिएगा तो वो आपको याद रहेंगी उसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सल्फर कंटेंट ऑफ SSP इज सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में हमें बताना है कि सल्फर कितने परसेंट होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में हमारा सल्फर कितने परसेंट होगा? अगर हम बात करें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में हमारा 12% सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर हो गया अपना कितना? 12%। अब इसी में अगर हम फॉस्फोरस देखें P2O5, तो P2O5 की अगर हम बात करें तो 16%, सिंगल सुपर फॉस्फेट में ही 16% हमारा P2O5 प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कैल्शियम जो है हमारा वो 19% हमारा कैल्शियम प्रेजेंट होगा। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में 3 कंपोजिशन हो गए हमारे, सल्फर, P2O5 एंड कैल्शियम। ठीक है, तो उनका परसेंटेज हो गया 12, 16 एंड 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन द कल्टिवेटेड सॉइल टू द वर्जिन सॉइल इज कॉल्ड। किसका रेशियो बताना है? देखो, रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन का रेशियो है किसके बीच में? कल्टिवेटेड सॉइल एंड वर्जिन सॉइल। कल्टिवेटेड सॉइल जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो वो हमारी कल्टिवेटेड सॉइल हो जाएगी। वर्जिन सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे हमने कल्टीवेशन या खेती नहीं की हुई है एक भी बार, तो वो हमारी वर्जिन सॉइल हो गई। तो अगर इसको हम क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन द कल्टिवेटेड सॉइल टू that in a virgin soil is known as cultivation factor, cultivation index, CLUI या none of the above। तो इनको हम क्या बोलेंगे? कल्टीवेशन फैक्टर। अगर पूछा जाता है कल्टीवेशन फैक्टर की अगर डेफिनेशन आती है आपके क्वेश्चन में, कहीं पे डेफिनेशन दे दी है, ठीक है, जैसे ये, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कल्टीवेशन फैक्टर, जिसमें हम रेशियो बताते हैं किसके बीच में? कल्टीवेटेड सॉइल एंड वर्जिन सॉइल के बीच में। किसका रेशियो? ऑर्गेनिक कार्बन का। तो उसको हम बोलेंगे कल्टीवेशन फैक्टर। चलिए नेक्स्ट है आपका, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट इन सॉइल व्हेन वर्टिकल प्लेन इज बेटर। 1 सेकेंड, एक बार चलिए। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट इन सॉइल्स व्हेन वर्टिकल प्लेन is better display then horizontal plane is known as। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट बताना है हमें सॉइल का, जिसका अगर हम वर्टिकल प्लेन देखेंगे, वर्टिकल मीन्स हमारा ये हो गया। ठीक है, अगर हम लंबा उसमें देखते हैं तो ये हमारा वर्टिकल हो गया और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चरल यूनिट है जो वर्टिकल प्लेन में बेटर है, जो अगर हम डिस्प्ले में देखें या फिर देखते हैं तो वर्टिकल प्लेन जो है वो ज़्यादा अच्छा है किससे? हॉरिजॉन्टल से। तो ऑप्शन है आपके पास प्लेटी, ब्लॉकी, ग्रेनुअल या प्रिज्मेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिज्मेटिक। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे? ये चारों ही जो हैं, चारों ऑप्शन हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है। सॉइल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अरेंजमेंट्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जो हैं उसी को हम बोलेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज भी हो सकता है। जो हमारा सॉइल टेक्सचर होता है वो चेंज नहीं हो सकता, बट जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो हमारा कैन बी चेंज्ड। ठीक है, और अगर हम प्रिज्मेटिक की बात करें, जो हमारा आंसर था जिसमें वर्टिकल प्लेन बेटर है किससे? हॉरिजेंटल से। तो अगर हम प्रिज्मेटिक की बात करें तो प्रिज्मेटिक जो है, प्रिज्मेटिक के अगर टॉप लेयर बात करते हैं, ठीक है, अगर ये जो टॉप लेयर, प्रिज्मेटिक का जो टॉप लेयर है वो अगर राउंड में है, जैसे बनाया मैंने, ये
राउंड है अगर प्रिज्मेटिक का टॉप लेयर तो उसको हम बोलेंगे क्लोमुनर। क्लोमुनर, ठीक है। अगर टॉप कैसा है, राउंड है, प्रिज्मेटिक सॉइल का जो टॉप है अगर वो राउंड है तो उसको क्लोमुनर बोलेंगे। अगर फ्लैट है, अगर यहीं पे अगर हम इसका टॉप देख लें जो बिल्कुल फ्लैट होगा या फिर प्लेन होगा तो उसको हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक, ठीक है। जो हमारा आंसर था तो ये हो जाएगा। अगर टॉप राउंड है तो उसको हम क्लोमुनर बोलेंगे, अगर प्लेन है तो उसको हम प्रिज्मेटिक बोलेंगे। प्लेटी की अगर बात करेंगे तो प्लेटी नाम से ही है कि जो फ्लैट होगा, है ना, जो ऊपर से कैसा होगा, ये हमारा फ्लैट होगा। और अगर फ्लैट में ही अगर लेयर्स जो हैं हॉरिजेंटल मतलब सॉरी वर्टिकल्स जो लेयर है अगर थिन है, प्लेटी की अगर जो लेयर हैं वो हमारी थिन लेयर्स होंगी तो उसको हम बोलेंगे लैमिनर। ये हम प्लेटी की बात कर रहे हैं जिसमें थिन और थिक होती है, ठीक है। तो अगर ऊपर जो लेयर है वो थिन है तो उसको लैमिनर बोलेंगे। अगर थिक हो जाएगी हमारी तो उसको हम बोलेंगे प्लेटी, ठीक है। अगर थिन लेयर होगी तो वो लैमिनर होगी, अगर थिक लेयर होगी तो वो प्लेटी हो जाएगी। ग्रैनुअल जो है वो हमारा गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट क्या हो जाएगा हमारा ग्रैनुलर। और ये किसका पार्ट है हमारा, स्फेरोडॉयल का, ठीक है। स्फेयर लाइक जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसका हमारा पार्ट हो जाएगा ये स्फेरोडल का, ये अपना पार्ट हो जाएगा। कौन सा, ग्रैनुलर। इसमें दो पार्ट है हमारे स्फेरोडल में, ग्रैनुलर एंड क्रम्प, ठीक है। क्रम्बी या क्रम जो है इसका ये हो जाएगा। और ये दोनों ही हमारे बेस्ट हैं किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। कौन सा, ग्रैनुलर एंड क्रम। ग्रैनुलर से भी अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, क्रम, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें पूछा गया था, मेनली पूछा था स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सॉइल when vertical plane is better display then horizontal plane is known as prismatic, ठीक है। इसका आंसर था हमारा prismatic। मैंने आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एक बार आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा वीडियो तो आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास वेदरिंग, ट्रांसलोकेशन, ग्लेइंग एंड हाइड्रेशन, ठीक है। वेदरिंग, ट्रांसलोकेशन, ग्लेइंग एंड हाइड्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांसलोकेशन। नाम से है, ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या होगा कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होना, ट्रांसलोकेट होना। तो वो कोई प्रोसेस नहीं होगी हमारी सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। और अगर हम वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग मतलब क्षरण या इरोजन होना, ठीक है। ग्लेइंग मीन्स क्या हो जाएगा कि किसी प्लेस पे अगर बहुत लंबे समय तक वाटर जमा हुआ है, वाटर लॉक कंडीशन हो गई है और उसी कंडीशन में, वाटर लॉक कंडीशन में बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उस वजह से क्या होगा, जो हमारा सॉइल का कलर है वो चेंज हो जाएगा। वो ग्रे, ब्लू, ग्रीन इस टाइप का जो कलर है वो हमें दिखाई देगा। ये पूरी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ग्लेइंग, ठीक है। किसी जगह पे पानी इकट्ठा हो जाना बहुत लंबे समय तक और उसका मिट्टी, जहाँ पे पानी इकट्ठा है उस मिट्टी का कलर चेंज होना, उसी को हम बोल रहे हैं ग्लेइंग। हाइड्रेशन क्या होगा, हाइड्रेशन मतलब किसी चीज़ में पानी को देना, ठीक है। तो वो अपना हाइड्रेशन किससे रिलेटेड हो जाएगा, वाटर से। चलिए, तो ये पूरी प्रोसेस हमारी सॉइल फॉर्मेशन में काम आती है। बस जो ट्रांसलोकेशन है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसफ़र का काम हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो ट्रांसलोकेशन हमारा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ कंस्ट्रक्टिव फेज इन सॉइल फॉर्मेशन इज। अब सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कंस्ट्रक्टिव फेज बताना है आप लोगों को। कंस्ट्रक्टिव फेज कौन सा होगा, फर्स्ट है वेदरिंग, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। वेदरिंग आपको बता ही दिया है, इरोजन जो होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव फेज है सॉइल फॉर्मेशन का हमारा डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन में जो भी हमारा हॉरिजन्स बन रहे हैं वर्टिकल सेक्शन में, ठीक है, जैसे वर्टिकल सेक्शन में हमारी जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोल रहे हैं। और हॉरिजन आपको पता ही है, जैसे अपना ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो गया हमारा, वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन में जो भी हॉरिजन हो रहा है हमारा उसको हम बोल रहे हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, अपने हॉरिजन हो गए ओ, ए, बी एंड सी। तो डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल जो है वो कंस्ट्रक्टिव फेज है सॉइल फॉर्मेशन का। चलिए नेक्स्ट, और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, ये सब रॉक्स का और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव फेज में नहीं आएगा हमारा। कंस्ट्रक्टिव फेज में जो हॉरिजन बनते हैं उनको हम बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एसिड सल्फेट सॉइल्स और कैट क्ले आर मैनेज्ड बाय। एसिड सल्फेट सॉइल हो गई या फिर कैट क्ले सॉइल है, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, मतलब एसिड सल्फेट सॉइल को ही हम कैट क्ले बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, फ्लडिंग, कंट्रोलिंग वाटर टेबल, लाइमिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। एसिड सल्फेट सॉइल्स क्या हो जाएंगी, एसिड सल्फेट सॉइल जो है सॉइल विद सफिशिएंट सॉइल सल्फाइड्स। ठीक है, ऐसी सॉइल कैट क्ले ऐसी सॉइल होगी जिसमें सफिशिएंट सल्फाइड्स प्रेजेंट होंगे। सल्फाइड में हमारा Fe2S5, ठीक है, सॉरी FeS2, आयरन पायराइट। ठीक है, आयरन पायराइट मेनली जो सल्फाइड है वो प्रेजेंट होगा हमारा एक सफिशिएंट अमाउंट में, और इसका जो पीएच है, अगर हम स्ट्रांगली एसिड होगा, ठीक है, स्ट्रांगली एसिड विद पीएच कितना होगा इसका, पीएच की अगर हम बात करें तो लेस देन 3 पीएच है, मीन्स स्ट्रांगली एसिडिक होगा ये। ठीक है, मीन्स इसमें पहली बात जो हमारी कैट क्ले सॉइल है वो हो जाएगी कि इसमें एक सफिशिएंट अमाउंट में सल्फाइड्स प्रेजेंट होंगे। सल्फाइड्स में अपना मेन आएगा FeS2, आयरन पायराइट जो है वो प्रेजेंट होगा सफिशिएंट अमाउंट में। उसके बाद ये स्ट्रांगली एसिडिक है, और स्ट्रांगली एसिडिक मीन्स इसका जो पीएच होगा वो पीएच लेस देन 3 होगा। ठीक है, तो इन सॉइल्स को हम क्या बोलते हैं, कैट क्ले सॉइल। तो इसमें पूछा गया था एसिड सल्फेट सॉइल या कैट क्ले सॉइल्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो फ्लडिंग के द्वारा, कंट्रोलिंग वाटर टेबल और लाइमिंग, इन तीनों के द्वारा हम अपनी एसिडिक सल्फेट सॉइल्स को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू द क्रॉप ऑफ कैरेट फॉल्स इन कौन सी क्रॉप में। ठीक है, अगर हम कैरेट क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं, किस पर्पस से करवाएंगे, सीड के पर्पस से। अगर हम सीड पर्पस से कैरेट क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं तो वो कौन सी क्रॉप होगी हमारी, सीजनल, एनुअल, बाइनियल या पेरेनियल। तो अगर हम सीड पर्पस से देखें तो सीड पर्पस से हमारा हो जाएगा बाइनियल क्रॉप। ठीक है, 2 सीज़न में हम ग्रो करवाएंगे तो वो अपनी बाइनियल क्रॉप हो गई। और अगर हम खाने के पर्पस से अपना ग्रो करवाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ सीड प्रोडक्शन नहीं होता, अगर हम खाने के पर्पस से अपनी क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं कैरेट, तो वो हमारी होती एनुअल। ठीक है, सीड पर्पस से हम बाइनियल लेते हैं और खाने के पर्पस से हम एनुअल क्रॉप में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ फ्रूट इज़ गुआवा। अब गुआवा किस टाइप का फ्रूट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। तो गुआवा जो है वो हमारा बेरी, ठीक है, बेरी टाइप का फ्रूट है हमारा गुआवा। बेरी में और कौन कौन से आ जाएंगे, अगर हम बात करें, अगर यहाँ गुआवा की जगह और कोई फ्रूट होता, मान लीजिए बनाना, ग्रेप, डेट पाम। ठीक है, बेरी में अपने आते हैं बनाना, ग्रेप, डेट पाम, पपाया। ठीक है, ये सब हमारे कौन से हो जाएंगे, बेरी में आएंगे। ठीक है,
अगर हम पोम की बात करें, पोम में अपना कौन सा फ्रूट आ जाएगा? एप्पल। एप्पल हमारा टाइप ऑफ फ्रूट, अगर एप्पल की बात करते हैं तो पोम आ जाएगा। स्टोन और ड्रूप, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ड्रूप और स्टोन सेम है। तो स्टोन और ड्रूप में अपना मेनली हम मैंगो, आलमंड, कॉफ़ी, बेर, ठीक है, कोकोनट, जामुन, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? स्टोन एंड ड्रूप में। मैंगो, आलमंड, कॉफ़ी, बेर, जामुन और कोकोनट, ये हमारे हो गए ड्रूप और स्टोन के। बेरी में अपने आ जाएंगे बनाना, ग्रेप, पपाया, डेट पाम और क्वेश्चन आपका था गुआवा, ये बेरी में आ गया। पोम में अपना एप्पल आ जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रूट थे, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, कुछ कुछ मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लंगरा वेराइटी ऑफ मैंगो। ये आपको पता ही है कि लंगरा किसकी वेराइटी हो गई हमारी? मैंगो की, ठीक है। लंगरा वेराइटी ऑफ मैंगो इज़ कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय, मैंगो की जो लंगरा वैरायटी है वो कैसे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं? स्टूल ग्राफ्टिंग, विनर ग्राफ्टिंग, सकर्स या गुटी। तो मैंगो की लंगरा वैरायटी जो है वो हम विनर ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं, और मैंगो में मेनली हम विनर ग्राफ्टिंग ही करते हैं। बस ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था कि हमने वैरायटी का नाम भी दे दिया है कि लंगरा वैरायटी ऑफ मैंगो किससे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो विनर ग्राफ्टिंग। और अगर सिंपल सा आता कि मैंगो कैन बी प्रोपोगेटेड बाय, तो वो भी आप लोग विनर ग्राफ्टिंग ही लगाते, ठीक है। तो ये आप लोगों के आज के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।